सबसे बड़ी समस्या हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि अंग्रेजी में कैसे बनाएं। हर कोई यही बात सोचता है, हम कैसे अंग्रेजी बोलें, हम कैसे अंग्रेजी लिखें। हमारे सब कुछ तो आता है, लिख तो हम सकते हैं, देख कर लिख लेंगे, लेकिन उसको हम बनाएं कैसे। इसके लिए ज़रूरी है, आज की वीडियो केवल एक क्लास के लिए नहीं बल्कि उन सभी बच्चों के लिए है जो ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं कैसे आनी है। इसलिए ये चाहे हर क्लास का बच्चा उसको देख सकता है और उसको समझ करके प्रयास कर सकता है। तो आज मैं सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करूंगा कि हाउ टू ट्रांसलेट, हम अनुवाद कैसे करें। ये एक समस्या ऐसी समस्या नहीं किसी एक बच्चे की समस्या है, बल्कि हर एक की समस्या है। तो मैं आज सबसे पहले शुरू करता हूं। इसमें टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। आप अच्छी प्रकार जानते हैं, इसमें नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। लेकिन आज मेरा मतलब किसी एक इसकी विशेष कंडीशन नहीं है। मैं केवल आज इनसे संबंधित बात करूंगा कि आपको ट्रांसलेशन करनी कैसे है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इनके सिंपल जो यूज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टू बी के वर्ब। टू बी वर्ब, आपको एक बात समझनी जरूरी होगी कि हम देखते हैं कि कुछ वाक्यों में हम सीधा ट्रांसलेट कर लेते हैं जिनमें केवल इज एम आर की बात होती है प्रेजेंट टेंस में। इज एम आर, इन इज एम आर में वर्ब 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वीक वर्ब और एक होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब। वीक वर्ब तो वो होती है, वो वर्ब भले ही कैसी भी हो लेकिन उसे सहायक क्रिया की जरूरत होती है। जिसमें सहायक क्रिया लगानी पड़े उसे हम वीक वर्ब कहते हैं। और जिसमें किसी वर्ब की दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती उसे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। दोनों में अंतर समझ लीजिए। जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग ए बुक। और दूसरा है यह एक पुस्तक है। तो इट इज ए बुक। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो आई एम ए स्टूडेंट। तो इसमें भी एम आया है और इसमें भी एम आया है, लेकिन इसमें एम के बाद कोई वर्ब नहीं है, केवल नाउन है। जबकि इसमें एम के बाद रीड वर्ब है और ये मेन वर्ब है। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब किस तरह इस्तेमाल हुआ है, ये नहीं है।
इसी का एक मैं लिख रहा हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो आई एम ए स्टूडेंट। तो इसमें भी एम आया है, इसमें भी एम है, लेकिन इसमें एम के बाद ए स्टूडेंट है और इसमें रीडिंग है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है, ये एम, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस वाक्य में ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। और जब स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है तो उसे बाद में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो जो टू बी के जो वर्ब होते हैं, इनमें किसी की भी हेल्पिंग वर्ब के तरह पे इस्तेमाल नहीं किए जाते, बल्कि इज, एम, आर, वाज और वर, विल और शैल, विल भी और शैल भी जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं। इसीलिए इनके साथ में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होती, या मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, मेन वर्ब नहीं आती। ये स्वयं ही मेन वर्ब होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं टू बी के वर्ब, टू बी के वर्ब। तो अब हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में आपने देखा है कि आई के साथ एम, एक वचन कर्ता। अब एक वचन कर्ता क्या है? ये ही, सी, ईट और कोई भी नाम चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, जो कोई भी इस प्रकार से जहाँ एक चीज महसूस हो रही हो, करने वाला एक है, तो वहां पर उसे एक वचन कर्ता कहते हैं। अगर कहीं पर दिस आ रहा है संकेतवाचक में, दिस है, दैट है, तो ये संकेतवाचक में ये भी एक वचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में एम और एक वचन करते साथ में जो है वो हम इज का प्रयोग करते हैं। तीसरी चीज हमारे पास आती है बहुवचन, बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता में हम बहुवचन संज्ञाएं, बहुवचन संज्ञाएं आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे लड़कों ने, खिलाड़ियों ने, यानी जो अपने में बहुवचन हो, तो वो यू, दे, यू जहां भी आएगा तो बहुवचन में आएगा, दे है बहुवचन में आएगा, दोज है, दीज है, ये सब बहुवचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने प्रेजेंट टेंस में बात सीखी है कि आई के साथ एम एक वचन करता, जैसे कि वह एक खिलाड़ी है, तो क्या लगाएंगे? ही इज ए प्लेयर, मैं खिलाड़ी हैं, तो दे आर प्लेयर्स। तो आपने बात देखी कि एक वचन में हम इज का प्रयोग, बहुवचन में आर का प्रयोग करते हैं। अब यदि इसी टेंस में, प्रेजेंट टेंस में ही हमारे पास में नेगेटिव वाक्य आ जाए तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव में
निगेटिव पहले तो देखना कि निगेटिव वर्ड्स होते क्या हैं। देखिए निगेटिव में नो, नेवर, नॉट, रिफ्यूज, डेनी, रिजेक्ट, डिसएग्री, डिसलाइक, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो हम लोग जो है आमतौर से नेगेटिव में नो का प्रयोग कर लिया, नेवर का प्रयोग कर लिया, नॉट का प्रयोग कर लिया, लेकिन कभी कभी हम रिफ्यूज मना करना, डेनी मैंने इनकार करना, रिजेक्ट किसी बात को न माने स्वीकार न करना तब भी नेगेटिव वर्ड्स है, किसी बात से सहमत न होना, डिसएग्री, डिसलाइक पसंद न होना, यानी न होते सब आने के बावजूद भी नोट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इनमें ये सब जोड़ करके ये वाक्य नेगेटिव बन जाते हैं। अगर हम कहें मैं तुम्हारी बात सहमत नहीं हूं तो आई डिसएग्री विद यू, तो ऐसे में डिसएग्री लग गया, तो डिसएग्री वर्ड्स जो है वो ऐसा वर्ड्स आ गया कि जो अपने आप में नेगेटिव है। तो केवल नो, नेवर और नॉट ही नेगेटिव वर्ड्स नहीं होते, बल्कि ये वर्ड्स भी नेगेटिव होते हैं। और ध्यान रहे अगर ये वर्ड्स आते हैं नेगेटिव में तो फिर नॉट का या नो का या नेवर का प्रयोग नहीं होता। तो प्रेजेंट टेंस में मैं बात कर रहा हूं, वह एक खिलाड़ी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इस वाक्य में हम केवल नोट का प्रयोग करेंगे, ही या सी। देखिए यहां पर क्लियर नहीं है, वह खिलाड़ी नहीं है, हम ये क्लियर नहीं कर रहे हैं। यहां पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि वो स्त्री है या पुरुष है, वह खिलाड़ी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो ही या सी इज नॉट ए प्लेयर। तो आप देख रहे हैं कि इन चीजों में प्रेजेंट टेंस में हम इनका इस्तेमाल जो है वो करते हैं, जबकि हम ये सोच चलते हैं कि इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये है, लेकिन इनसे पहले चीज जरूरी है कि हमें टू बी का प्रयोग करना आना चाहिए। जैसे हम कहने लगे कि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो ऐसे वाक्यों में हमने क्या लिखा, ईट इज ट्यूजडे। टूडे हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी जरूरत है तो कोई बात नहीं, ईट इज ट्यूजडे टूडे। तो आज मंगलवार में इट का प्रयोग किया गया, लेकिन इज लगा है, इसमें इज लगा है। तो ऐसे वाक्यों में भी फिर अगर इसको निगेटिव में लेते जाए हम, तो ईट इज नोट, बाकी जो का तो नीचे ले जाएंगे, तो नोट का प्रयोग हो गया। लेकिन इनके साथ में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहां वर्ष, महीना, मौसम यदि दिया हुआ हो, कहीं वर्ष की बात करें तब भी, कहीं महीना दिया हुआ हो तब भी, मौसम की बात करें तब भी, ये कहें कि वर्षा की ऋतु है तो वर्षा ऋतु है, तो इसमें भी ईट का प्रयोग किया जाएगा। हवा चल रही है तो भी ईट का प्रयोग किया जाएगा, इट इज ब्लोइंग विंड। तो इट का प्रयोग जो है वो एक वचन के लिए, और जहां पर कोई सब्जेक्ट ना हो तो वहां पर हम इट का प्रयोग
करते हैं। इसके साथ साथ में इसका एक चीज और है, और वह है देर का प्रयोग, जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमें कहें हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो इसमें आर का प्रयोग किया गया है, इसमें भी आर का प्रयोग किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत से कार्य ऐसे हैं कि जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि स्थान को संकेत किया जाता है। वर्ष में 12 महीने होते हैं, देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर। एक जंगल में एक व्यक्ति है, तो देयर इज ए मैन इन ए फॉरेस्ट। तो जहां किसी स्थान की ओर संकेत किया जाए तो वहां पर देर का प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान दें, प्रेजेंट टेंस में वही इज एम आर और वाज व इज एम आर का प्रयोग ही वो होगा। इसी चीज को अगर हम पास्ट में भी लें तो हम पास्ट में देख सकते हैं पास्ट में एक वचन में अगर एक वचन करता हो तो वाज लगाते हैं। एक किसान था, तो क्या लगाएंगे? देयर वाज ए फार्मर। तो ऐसे ही देर का प्रयोग किया जाता है। और आमतौर से हम स्टोरी शुरू करते हैं तो स्टोरी में इस प्रकार का इस्तेमाल होता है। जबकि हम लोग सिर्फ टेंस तक सीमित रहते हैं कि भाई टेंस पढ़ लीजिए, इंडेफिनिट पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया। लेकिन ये चीज़ बहुत जरूरी हो जाती है कि हम उसे अच्छी प्रकार से समझ लें। और जब भी कोई स्टोरी होती है, जैसे एक बार किसान था, या एक बार एक, चलो मैं राजा लिख देता हूं यहां पर, राजा था, एक बार एक राजा था। तुम सोचते हैं कि क्या लगाना है, तो वाज भर में वैसा आता है। लेकिन once there was a king। अगर एक बार हमने इस्तेमाल कर दिया इसमें तो वंस लगाएंगे। अगर ऐसा हो जाए कि एक बार की बात है, एक राजा था, उसका नाम विक्रमादित्य था। तो ऐसे में अगर एक बार आया है तो वंस लगाएंगे, एक बार की बात है तो वंस अपॉन ए टाइम। मैं थोड़ा ऊपर से मिटा रहा हूं उसको।
उसका नाम विकर्मा नित्य था। तो आमतौर से जो भी स्टोरी शुरू करते हैं तो स्टोरी में इस प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन जरूर हो जाता है कि हमें पास्ट टेंस की हमें पहचान हो। हाँ, एक बात ध्यान रखने की है, कभी कभी इसमें था शब्द तो आ जाता है लेकिन वहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम इसको ही ले लें, उसकी एक पत्नी थी, तो यहां पर ही हैड ए क्वीन, यहां वाइफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें क्वीन लिखा है क्योंकि राजा था, तो राजा की पत्नी है तो रानी कहलाएगी, तो इसलिए क्या यूज किया यहां पर, क्वीन। अब आप देख रहे हैं यहां पर भी था है, लेकिन था की इंग्लिश क्या लगी, यहां पर हेड लगी है। यहां पर हमने वाज का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ऐसे जो वाक्य होते हैं वो इस संदर्भ में इस्तेमाल किए जाते हैं कि जैसे उसकी एक पत्नी थी जो उसके पास थी, उसके 4 पुत्र थे, ही हैड 4 सन्स, उसकी एक बेटी थी, ही हैड ए डॉटर। तो ये पास के संदर्भ में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में वाज वर्ग का प्रयोग नहीं होगा, केवल हैड का प्रयोग ऐसे में किया जाएगा। तो आपने बात देखी होगी कि वाज वर्ग के साथ साथ में अगर हमें टेंस नहीं आता या सच से इसका यूज करना नहीं आता तो हम इसका प्रयोग अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, और फिर हम हेड के स्थान पर वाज और वाज के स्थान पर हेड। तो इस बात को ध्यान रखें अच्छी प्रकार से कि आप ऐसा ना करें। दूसरी चीज, अभी मैं आपको साथ साथ के बता रहा था इट वाली बात भी, इट में भी अगर एक वचन का इस्तेमाल हुआ है तब भी वाज लगेगा। जैसे कल सोमवार था, तो क्या लगा, इट वाज मंडे ईस्टरडे। तो यहां पर वाज का प्रयोग किया गया है। तो हम केवल यह ना मान के चलें केवल टेंस में इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि मान करके चलें कि हम जो कॉमन वे में है, और ये देख रहे हैं आप इसमें इज एम आर या वाज वर्ग के साथ में किसी भी प्रकार की कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं की गई है, इसीलिए इनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। और जहाँ पर वाक्य होते हैं तो उनमें दूसरे वाक्य की उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन जहाँ हम टेंस की बात करें और उनकी कार्य पद्धति की बात करें, क्योंकि इनमें केवल कार्य नहीं हो रहा है, इनमें एट ए प्रेजेंट है या वो पास्ट में थे, दोनों अंतर है। अगर कहीं पर कार्य लगातार हो रहा था, चल रहा था, कुछ समय सीमा दी हुई थी या वो कार्य इन टाइम हो चुका था, तो तब हम टेंस के अंतर्गत जो है उसमें मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर ये शो हो कि वो केवल वर्तमान में है, एक्शन कुछ नहीं है, एक विद्यार्थी है तो है, वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और जब एक्शन नहीं है तो इसके लिए कोई वर्ब नहीं है। और वर्ब क्या है आप जानते हैं, उठना, सोना, जागना, वो सब जिसमें ना लगा हुआ हो वो सारी क्या है, वर्ब है। लेकिन विद्यार्थी है तो विद्यार्थी है, तो जब विद्यार्थी है तो क्या है, इसलिए कोई कार्य नहीं है, इसलिए इसमें कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं की गई है। और जो टेंस में जहाँ एक्शन हो, कोई कार्य हो, समय दिया हुआ हो, तो वहाँ पर टेंस की जो काइंड से इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसी चीज़ को अगर हम नेगेटिव में ले लें तो नोट का प्रयोग इज एम आर के बाद में नोट जो है वो इज एम आर या वाज या वर के बाद होगा। तो इसका ध्यान रखें। तीसरी चीज हमारी आती है फ्यूचर वाली बात, जो मैं अभी बता रहा था आपको
इनका यूज हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, स्टोरी के तौर पर आगे बढ़ते जाएंगे, तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे आप इसका यूज करते जाएंगे और कहाँ कैसे होगा, इससे संबंधित कार्य मैं आपको दूंगा भी। अब बात चलती है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर में विल बी और शैल बी। वैसे आपने पढ़ा होगा कि विल बी और शैल बी का प्रयोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ये सिंपल है, सिंपल फ्यूचर, और जब सिंपल फ्यूचर होगा तो तब जिसमें कोई एक्शन ना हो, जैसे वह अपने दफ्तर में होगा, वह अपने दफ्तर में होगा। जिनके बाद में गा गी गे हो, एक्शन कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो फ्यूचर के अंदर आते हैं। वह दफ्तर में होगा, यहाँ कार्य पद्धति बात नहीं की गई है, वो कार्य कर रहा होगा, जा रहा होगा, काम कर रहा होगा या सो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, वह अपने दफ्तर में होगा। तो ही विल बी इन हिज ऑफिस, ही विल बी इन हिज ऑफिस। तो यहां पर विल बी के बाद में केवल हिज ऑफिस आया है, क्योंकि यहां कोई कार्य की स्थिति प्रकट नहीं की गई है, इसलिए यहां पर फ्यूचर टेंस के लिए विल बी का प्रयोग किया गया है। आई और वी के साथ सेल भी लगता है, आई और वी के साथ शेल भी लगता है, लेकिन ध्यान दें ये केवल सामान्य अवस्था में लगता है। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जहां पर इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता, जैसे मैं कल इस समय विद्यालय में होऊंगा, तो एक कॉमन सी बात है। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी इन कॉलेज एट दिस टाइम। कब, टुमारो। तो आई शैल बी इन कॉलेज एट दिस टाइम टुमारो। तो यहां पर आप देख रहे हैं आई के साथ में शैल बी का प्रयोग किया गया है, लेकिन यदि कहीं पर कोई जोरदार बात कही जाए या कोई ऐसी भी स्थिति हो, संकल्प लिया जाए, या कोई ऐसी दृढ़ स्थिति हो कि जहाँ कहा जाए मैं कार्य अवश्य करूँगा, तो कार्य करने वाली बात होगी। लेकिन वहाँ पर ये आपस में, क्योंकि आई और वी के साथ सेल है और सिस सबके साथ विल भी है, तो जहां ऐसी स्थिति हो कि जहां पर जोर में कहा जाए, दृढ़ संकल्प किया जाए, किसी पर दबाव दिया जाए, तो वहां ये आपस में बदल जाते हैं, इसके साथ में शैल बी और इनके साथ में विल बी। इसके जो बारे में है वो डिटेल में आगे चल के जरूर बताऊंगा आपको। इसमें और भी है,
वह घर पर नहीं, वह इस समय घर पर नहीं होगा। अगर नेगेटिव है तो ही विल नॉट बी एट होम एट दिस टाइम। तो जब इसमें नोट हम लगाएंगे तो विल के या सेल के बाद लगाएंगे, तो विल या सेल के बाद नोट का प्रयोग होगा। और बी से पहले इसका यूज आप करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज ये सिंपल और नेगेटिव की बात अभी तक की है। अगर इंट्रोगेटिव में हम चलें तो चाहे वो कोई सा भी टेंस में हो, अगर क्या शुरू में लगा होगा, तो प्रेजेंट टेंस अगर है या पास्ट है या फ्यूचर है, तो ध्यान रहे सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर शुरू में लगेगा, फिर जो सब्जेक्ट होगा वो लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर इसमें कोई नेगेटिव हो तो इज एम आर के बाद नेगेटिव होने पर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर इसी का जो भी इसके अनुसार हो वो आ जाएगा। पास्ट है तो वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बाद में क्वेश्चन मार्क होंगे और इसी का अगर नोट लगा हुआ हो तो वाज वर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर फ्यूचर है तो विल या सेल शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ बी आएगा, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा जो भी दिया हुआ है, बाद में क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें नेगेटिव हो तो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी होगी और इसके अनुसार ही आप बना करके देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है या किसी वाक्य में कन्फ्यूजन आता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर पूछ लें, लेकिन समय का थोड़ा ध्यान रखें। सुबह 8 से शाम 7 बजे तक इसी बीच में कॉल करें, क्योंकि इस बीच में बाद में आप कॉल ना करें, इससे पहले कॉल ना करें तो आपको जवाब मिलेगा। कभी आप शाम को 7 बजे बाद कॉल करने लगें या बाद में कहने लगें कि इसका जवाब दे दीजिए और फिर आप जवाब ना मिला, आपको थोड़ा महसूस होगा। कोई भी कन्फ्यूजन आपको इस संबंध में हो तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। बाकी इसका अगला जो पोर्शन है ट्रांसलेशन का वो मैं अगली वीडियो में कल अपलोड करूँगा फिर।